हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जंतुओं में जनन। देखिए, ये जो जंतुओं में जनन है, ये हम पिछले पिछले वीडियो में अपलोड किया था, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों के बारे में बताया गया था। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स थे, ठीक, अलैंगिक जनन की कुछ विधियां थी, उन विधियों के बारे में बताया गया था। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बस एक ही विधि को बताया था, जो बाइनरी फिजन था, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विविखंडन, ठीक है। और बाकी के वीडियो बाकी का जो उसका पॉइंट था अगले वीडियो में आपको मिलने वाली थी। लेकिन चलिए उसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, बाइनरी फिजन होता क्या है, ठीक है। द्विविखंडन किसे कहते हैं? देखिए, द्विविखंडन का मतलब क्या होता है, ठीक। तो ये द्विविखंडन में यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक जीव डिवाइड करके यानी विभाजित होकर के अपने ही जैसे एक नए जीव की उत्पत्ति कर जाता है, ठीक। उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, सॉरी बाइनरी फिजन। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो एग्जांपल अमीबा, अमीबा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा की बॉडी है, ये अमीबा है। अब ये अमीबा करता क्या है, ये अमीबा देखिए, इसको बोला जाता है पेलिकल या सेलवाल, सेलवाल कहेंगे। इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल, पेरेंट सेल यानी ये मातृ कोशिका है, ठीक है। अमीबा की ये मातृ कोशिका है। अब ये अमीबा की मातृ कोशिका का जो पेलिकल लेयर होता है यानी जिन मेम्ब्रेन से इसकी बॉडी बाउंडेड होती है, घिरी हुई होती है, वो मेम्ब्रेन जब ये परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के बाद ये बीच से दबना शुरू कर देता है। और बीच से दबता है तो दबने के बाद इसका न्यूक्लियस जो होते हैं सेंटर भाग से, उसकी लंबाई भी बढ़ने लगती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि तीसरे फॉर्म यानी तीसरी अवस्था में आकर के इसके बीच के जो दोनों लेयरें हैं वो ज्यादा काफी दब गए हैं। यहाँ इसके चौथे फॉर्म में, चौथे स्टेज में आकर देख रहे हैं कि इसके अंदर जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ठीक, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो होते हैं दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए हैं। यानी कोशिका के अंदर सबसे पहले किसका विभाजन हो रहा है, तो केंद्रक का विभाजन हो रहा है। उसके बाद ये कोशिका जो होती है लास्ट स्टेप में आकर के दो भागों में डिवाइड कर जाती है। तो यहां बन जाता है टू डॉटर सेल्स, यहाँ दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो बात समझिएगा कि बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन के अवस्था में होता क्या है कि इसमें एक कोशिका जो होती है वो एक कोशिका की लेयर जो होती है बीच से दबना शुरू कर देती है, और एक ऐसा अवस्था आता है जिसमें केंद्रक जो होते हैं वो अलग अलग कोशिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब
व्यवस्थित होने के बाद ये पेलिकल का जो लेयर होता है, यानी इसका जो ये सेल वॉल है, ये टूट करके और दो अलग अलग संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो अमीबा, यूग्लिना, या कह लेंगे आल प्रोटोजुआंस, आल प्रोटोजुआ, ठीक ना। यानी जितने प्रोटोजुआ के जंतु होते हैं इन सभी के अंदर ये बाइनरी फिशन होता है, यानी उसमें द्विविभाजन होता है और वो द्विविभाजन में किसी दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही जनक जो होता है वो विभाजित होकर के और अपने ही समान दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब ये दोनों संतति कोशिकाएं जो बने हैं यह अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होंगे, ठीक ना। यानी ये दोनों संतति कोशिकाएं बिल्कुल समान होंगे, इसलिए समान होंगे क्योंकि जो कैरेक्टर्स यानी लक्षण को कैरिड करने वाला फैक्टर होता है वो होता है जीन, ठीक। अब यानी जो लक्षण को ढोने वाला, अगली पीढ़ी में पहुंचाने वाला जो कारक है उसको बोलते हैं जीन। अब यह जीन जो है डीएनए में पाया जाता है। अब एक ही प्रकार का डीएनए, ठीक, बात समझिएगा, एक ही प्रकार का डीएनए इनके संतति कोशिकाओं में आया हुआ है, तो क्या इसका लक्षण अपने मातृ कोशिका से के लक्षण से अलग हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब ये दोनों लक्षण एक समान के हैं, यानी इनके पेरेंट्स कोशिका का यानी मातृ कोशिका का भी लक्षण और उनसे उत्पन्न जो संतति कोशिकाएं हैं इनका लक्षण, दोनों का लक्षण एक समान है, इसलिए इनको बोला जाता है ऐसे लक्षण वाले जीवों को, ऐसे लक्षण को कहते हैं क्लोन। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है, ठीक ना। अब अगला इसमें दूसरा पॉइंट आता है आपका स्पोरुलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। देखिए बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक ना। तो बीजाणु जनन में होता क्या है कि इसमें मातृ कोशिकाओं के ऊपर काफी छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक ना। अब ये बीजाणु जो होते हैं परिपक्व होकर टूटता है और टूट करके वो बाय एयर्स, बाय वाटर या फिर किसी भी वे से, ठीक, किसी भी माध्यम से अगर एक स्थान से दूसरे जगह पे जाके गिर जाए, वहां पर जाकर के एक नए जीव की उत्पत्ति कर जाता है। जैसे इसमें देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल आता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का। देखिए इसमें आता है पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आप देख लीजिए तो उसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है। देखिए ये पेनिसिलियम है, ठीक ना। इस पेनिसिलियम के ऊपर भाग में ये चैन जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जिसको बोला जाता है कोनिडिया, जिसको कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया
स्पोर होते हैं। अब ये स्पोर जो होता है जब परिपक्व होता है, परिपक्व यानी परिपक्व होकर के अब ये इन कोशिकाओं से अलग हो जाता है, यानी टूट जाते हैं। और टूट करके चाहे हवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो आकर के अगर जमीन पे गिर गया, तब यहां से एक नए पेनिसिलियम का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें बीजाणुओं के टूटने से, ठीक, बीजाणुओं के टूटने के बाद वहां से बीजाणु से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ऐसे जनन को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन या फिर बीजाणु जनन कहते हैं। तीसरा नंबर पे आता है आपका बडिंग। तीसरा आता है बाई बडिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं मुकुलन, हिंदी में कहते हैं मुकुलन। अब देखिए मुकुलन क्या है, ठीक ना। तो मुकुलन यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जीव शरीर की बॉडी जो होती है वो आउट ऑफ ग्रोथ हो जाती है। आउट ऑफ ग्रोथ का मतलब कि उसकी बॉडी कहीं ना कहीं से फूल जाती है। अब उस फूले हुए भाग को कहा जाता है बड, हिंदी में उसको बोलते हैं मुकुल। अब ये मुकुल जो होते हैं परिपक्व होकर के, यानी जब परिपक्वता आती है मुकुल के अंदर, तो पेरेंट से यानी अपने मात्र से अलग होकर के अब नया एक जीव का निर्माण कर जाते हैं। जैसे इस तरह का रिप्रोडक्शन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप हाइड्रा देखे होंगे। देखिए इसको हम बोलते हैं बर्ड, बर्ड बोला जाता है, ठीक है। ये बर्ड जो होते हैं जब बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद इनके ऊपर जब ये टेंटिकल्स का निर्माण हो जाता है, यानी स्पर्शकों का जब निर्माण हो जाता है, तब ये परिपक्व होते हैं। अब परिपक्व होने के बाद ये यहाँ से अलग हो जाते हैं, यानी अपने मात्र कोशिका से अलग होने के बाद यही बर्ड जो होता है वो नया हाइड्रा का या नए जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है या इस तरह का जो जनन होता है मुकुलन वाली, इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा और ईस्ट। देखिए ईस्ट में कैसे होता है, तो ईस्ट की जो बॉडी होती है इस तरह से, इस ईस्ट के बॉडी के ऊपर ये चैन जैसी श्रृंखलाएं बन जाती हैं इस तरह से। अब इस श्रृंखलाओं को बोला जाता है बर्ड, बर्ड कहा जाता है, ठीक ना। यानी हिंदी में कहते हैं इसको मुकुल, मुकुल कहा जाता है। अब ये मुकुल जो होते हैं या बर्ड जो होते हैं परिपक्व अवस्था में, जब इसमें मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, तो यह अपने मात्र कोशिका से अलग होकर के और वो दूसरे जगह जहां गिरते हैं वहां पर एक नए ईस्ट का निर्माण कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन रहा अलैंगिक चरण में, तीसरे स्टेज में बर्डिंग की जो अवस्था रही, यह एक बार और सुन लीजिए कि मुकुलन यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जीव शरीर जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी भाग से फूल जाता है और उस फूले हुए भाग को हिंदी में इंग्लिश में उसको बर्ड बोलते हैं, हिंदी में मुकुल बोलते हैं। ये बर्ड निकल जाते हैं। अब यह बर्ड परिपक्व होकर के अपने मात्र से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बाय बर्डिंग। अब नंबर चौथा आता है नंबर चौथा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हिंदी में इसको बोलते हैं
खंडी भवन। अब देखिए खंडी भवन क्या है, ठीक है ना। तो खंडी भवन में यह हमेशा डेफिनेशन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि खंडी भवन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जीव की जो शरीर होते हैं, जो जीव का बॉडी शरीर होता है वो बीच बीच से टूट जाता है, ठीक है। अब टूटने के बाद प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए प्रकार के जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे ये ज्यादा से ज्यादा एल्गी में होता है, शैवालों में होता है, ठीक ना। अब ये किस तरह के शैवाल में, जैसे यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगैरा है। देखिए स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स में होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए इसकी बॉडी जो होती है स्पाइरोगैरा में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक, लेकिन हमने 3 बना रखा है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी जो होती है ब्रेक कर जाती है, बीच बीच से इसकी बॉडी टूट जाती है। इसकी बॉडी जो है ब्रेक बीच बीच से क्या हो गई है, टूट गई है। अब इस प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए ये यूलोथ्रिक्स जैसे शैवालों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेगमेंटेशन में यानी खंडी भवन किसमें होता है, स्पाइरोगैरा या यूलोथ्रिक्स में होते हैं। इसमें इन शैवालों की जो बॉडी होती है, ठीक, एक शैवालों की बॉडी बीच बीच से टूट जाती है, ठीक है। और प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह का अगर रिप्रोडक्शन जिन जंतुओं के अंदर हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब नंबर 5वां आता है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन हिंदी में इसको कहते हैं पुनरुद्ध जनन। पुनरुद्ध भवन, ठीक है। देखिए पुनरुद्ध भवन क्या है, रीजनरेशन क्या है। री मतलब क्या होता है, दोबारा, ठीक है। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। जनरेशन का मतलब होता है, जनरेशन जनरेट शब्द से लिया गया है। जनरेशन का मतलब होता है बनना या विकास करना, यानी दोबारा विकास विकसित हो जाता है, ठीक ना। अब ये कैसे दोबारा विकसित होता है, तो रीजनरेशन की क्षमता यह जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, स्टारफिश, स्टारफिश, अमीबा, ईटीसी आदि, ठीक ना। देखिए आप थोड़ा सा एग्जांपल सबका याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो रीजनरेशन की जो क्षमता होती है यानी पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है वो प्लेनेरिया, स्टारफिश, अमीबा
या जिन जंतुओं के अंदर ये बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें सब में। तो देखिए कैसे हो रहा है। प्लेनेरिया की बॉडी देखिए ये प्लेनेरिया की जो बॉडी है वो बीच बीच से टूट जाती है, किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी न किसी तरीके से बीच बीच से टूट गई हो। देखिए अगर बीच बीच से क्या हो गई हो, टूट गए हो, तो प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। तो ये एग्जाम में काफी पूछे जाने वाला प्रश्न है कि रीजनरेशन की क्षमता अधिकतर किन जंतुओं में पाई जाती है, ठीक ना। यानी पुनरुत्थ भवन की क्षमता अधिकतर किन जंतुओं में पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि प्लेनेरिया में पाई जाती है, क्योंकि प्लेनेरिया में रीजनरेशन जो होता है वो उसकी अपार क्षमता होती है, उसमें बहुत प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो ये प्लेनेरिया की जो बॉडी है किसी एक्सीडेंट के कारण, ठीक, कोई एक्सीडेंट हो जाए इसमें या किसी बाह्य आघात के कारण इसकी बॉडी क्या हो जाए, टूट जाए, तो ये टूटे हुए भाग, जितने टूटे हुए इसके भाग हैं, प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए नए प्लेनेरिया या नए नए इस तरह के जीवों का निर्माण हो जाता है। अब देखिए रीजनरेशन, जैसे आप छिपकली देखे होंगे, तो छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो छिपकली का पूंछ कटने के बाद उसका पूंछ जो होता है रीजनरेट कर जाता है, ठीक ना, यानी पुनः बन जाता है। तो उस छिपकली के पूरे बॉडी में रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। अगर उसका पैर काट दिया जाए तो पैर फिर से रीजनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक, या फिर बॉडी का कोई और हिस्सा काट दिया जाए तो वो जनरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन पूंछ जो होती है, पूंछ के कट जाने के बाद वो फिर से जम जाती है। तो छिपकली के अंदर रीजनरेशन की जो क्षमता है केवल पूंछ में होती है, उसकी पूरे बॉडी में नहीं होती है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विधियां थी किसके अंदर, तो जंतुओं के अंदर, है ना। जंतुओं के अंदर ये अलैंगिक जनन की विधियां थी, जिसमें बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बाइबर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। अब अगला जो इसका टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।